आज हम जहां खड़े हैं, ये देश की राजधानी दिल्ली में सत्ता का केंद्रीय इलाका है। लेकिन आज से कुछ साल पहले ये इस रंग रूप में नहीं था। राजधानी दिल्ली के जिस खास केंद्रीय हिस्से को लुटियंस दिल्ली कहा जाता है, मोदी सरकार के पिछले 12 वर्षों में इसकी शक्लो सूरत को बदल कर रख दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे गुलामी की मानसिकता से मुक्ति की दिशा में उठाया गया ठोस कदम बताया है। मोदी शासनकाल में बना नई दिल्ली का यह नया चेहरा आखिर क्या कहता है, इसकी कितनी जरूरत थी, इसका कितना बड़ा प्रभाव है, आज के एपिसोड में करेंगे इसी की बात। किसी भी देश की राजधानी उसकी पहचान होती है। उसकी राजनीति, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक विरासत का आईना होती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी नेशनल कैपिटल रीजन किसी भी देश की संप्रभुता, संस्कृति, इतिहास और भविष्य के दृष्टिकोण का सबसे बड़ा प्रतीक होता है। यह सिर्फ देश के शासन का केंद्र नहीं, बल्कि पूरे देश की ग्लोबल पहचान का आईना होता है। मोदी सरकार के 12 वर्षों के शासनकाल की उपलब्धियों में राजधानी दिल्ली को नया रूप देना भी शामिल है। इसमें नई संसद, नए सचिवालय भवन, प्रधानमंत्री आवास, कार्यालय परिसर जैसे नए निर्माण और बड़े बदलाव शामिल हैं। इसके लिए नई दिल्ली के प्रशासनिक और ऐतिहासिक केंद्र लुटियंस दिल्ली के पुनर्विकास की एक विशाल और महत्वाकांक्षी सरकारी योजना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसे गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और आधुनिक जरूरतों के लिए बेहद जरूरी बताया गया। दरअसल दिल्ली के एक खास इलाके को लुटियंस दिल्ली कहते हैं। उसकी वजह है 1920 से 30 के बीच में ब्रिटिश सरकार ने वहां के आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस को इस खास इलाके को बसाने की प्लानिंग की थी। यहां की मुख्य इमारतों की डिजाइन तैयार की गई थी, क्योंकि 1911 में ब्रिटिश हुकूमत ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला किया हुआ था। अंग्रेजों ने तब दिल्ली को अपनी सत्ता के गौरव के प्रतीक के रूप में नई दिल्ली को स्थापित करने की प्लानिंग बनाई थी। हालांकि वास्तुकला के उद्देश्य और तमाम चीजों को देखा जाए तो ये जो प्रशासनिक भवन लुटियंस जोन बनाया गया था, वो उपनिवेश के लिए एक प्रशासनिक भवन के तौर पर तैयार किया गया था। लुटियंस बंगलो जोन दिल्ली का लगभग 26 वर्ग किलोमीटर में फैला हरा भरा वो क्षेत्र है जिसमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जैसी प्रतिष्ठित इमारतें और खास निर्माण शामिल रहे हैं। पुराने शहर के दक्षिण में रायसीना हिल्स के आसपास एक नई और सुनियोजित राजधानी का निर्माण किया गया। अंग्रेजों ने आधिकारिक तौर पर इस नए क्षेत्र को 1927 में नई दिल्ली नाम दिया था। यहाँ की इमारतों और बंगलों में यूरोपीय शैली के साथ साथ भारतीय, मुगल और सांची स्तूप जैसी बौद्ध वास्तुकला की झलक का अद्भुत मिश्रण भी रहा है। 1927 में पुराना संसद भवन तैयार हुआ तो 1929 में राष्ट्रपति भवन और 1931 में इंडिया गेट। हालांकि इन सब में वो औपनिवेशिक झलक भी रही, जिसके तहत अंग्रेजों ने दिल्ली को अपनी सत्ता के गौरव प्रतीक के रूप में स्थापित किया। यही वजह रही कि अपनी स्वदेशी विचारधारा से प्रेरित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे पूरा स्वदेशी टच देने की कोशिश की। इसके लिए मोदी सरकार की तरफ से नई दिल्ली के प्रशासनिक केंद्र के मॉडर्नाइजेशन के लिए एक नई महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजना शुरू की गई।
ये भवन और उसमें भी ये सेंट्रल हॉल हमें भावुक भी करता है और हमें हमारे कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है। हम जब नए सदन में जा रहे हैं तब इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। इसे सिर्फ पुरानी पार्लियामेंट कह करके छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए मेरी प्रार्थना है इसको संविधान सदन के रूप में जाना जाए। – 2019 में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। नए संसद भवन से लेकर केंद्रीय सचिवालय तक को नई पहचान देने वाले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। हालांकि इसमें से केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों की मंजूरी और साझा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जैसे खास प्रोजेक्ट के लिए लगभग 13,450 करोड़ रुपए का बजट भी निर्धारित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के 3 किलोमीटर लंबे क्षेत्र के आसपास के प्रशासनिक ढांचे का कायाकल्प करना है, जिसे अब कर्तव्य पथ नाम दिया गया है, ताकि प्रशासनिक कार्यप्रणाली आज के वक्त के हिसाब से आधुनिक बने, एकीकृत कार्यालय स्थल हो और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में सुधार हो। दुनिया का कोई भी व्यक्ति जब भारत जैसे विशाल लोकतंत्र के बारे में सोचता है तो अक्सर उसके मन में दिल्ली की तस्वीर आती है। दिल्ली केवल भारत की राजधानी नहीं है, ये भारत की पहचान भी है, भारत की ऊर्जा का प्रतीक भी है। इसलिए दिल्ली का विकास केवल एक शहर का विकास नहीं होता, यह पूरे देश की छवि से जुड़ा होता है। दिल्ली जितनी आधुनिक होगी, दिल्ली जितनी सुविधाजनक होगी, दिल्ली की कनेक्टिविटी जितनी बेहतर होगी, भारत का आत्मविश्वास दुनिया के सामने उतनी ही मजबूती से दिखाई देगा। और इसलिए मुझे खुशी है कि आज हमारी दिल्ली सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तेजी से आगे बढ़ रही है। मोदी सरकार से पहले की दिल्ली में औपनिवेशिक याद दिलाने वाले ब्रिटिश काल के प्रमुख प्रतीकों को हटाने, बदलने और भारतीय संस्कृति को स्थापित करने के इस प्रयास में कई ऐसे मोड़ आए। इनमें सबसे पहले बात करें राष्ट्रपति भवन की, तो ये भारत के गणतंत्र और गौरव का सबसे बड़ा संवैधानिक प्रतीक है। इस इमारत के मूल ढांचे, दीवारों और बाहरी स्वरूप को बदलने की कोई योजना नहीं है, लेकिन इसके आंतरिक और प्रतीकात्मक बदलावों पर फोकस किया गया है। इसके अंदर औपनिवेशिक नामों, चित्रों और मूर्तियों को हटाकर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय प्रतीकों को स्थान दिया जा रहा है। साथ ही अंदर के टेक्निकल सिस्टम जैसे वायरिंग और सिक्योरिटी से जुड़े सिस्टम को बिना मूल डिजाइन को नुकसान पहुंचाए अपग्रेड किया जा रहा है। गुलामी से आजादी के सफर में राष्ट्रपति भवन में लगे सर एडविन लुटियंस की तस्वीर को बदलकर वहां पर श्री राजा गोपालचारी की तस्वीर को लगाया गया। इतना ही नहीं, सेंट्रल हॉल में रह गए दरबार मंडप का नाम बदल के गणतंत्र मंडप किया गया और अशोका हॉल का नाम बदल के अशोक मंडप कर दिया गया। दूसरी सबसे बड़ी पहल नए संसद भवन का निर्माण है। पुराने संसद भवन की उम्र लगभग 1 सदी हो चुकी थी और समय के साथ इसमें जगह की भारी कमी, सुरक्षा और आधुनिक तकनीकी सुविधाओं का अभाव था। यही वजह है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का निर्माण हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को
नया त्रिकोणीय संसद भवन आधुनिक जरूरतों के साथ ही नए भारत की कहानी कहता है। पुरानी संसद भवन में 550 लोकसभा और 250 राज्यसभा के सदस्यों की बैठने की व्यवस्था थी। पर सीमन के बाद नई संसद भवन बनने की बात सामने आई, नई संसद भवन बन भी गई है। अब यहाँ पर 888 लोकसभा और 384 राज्यसभा के सदस्य बैठ पाएंगे। बात नई संसद भवन की नहीं है, बात है लोकतंत्र के इस मंदिर के स्वदेशी होने की। ब्रिटिश प्रतीकों से छुटकारे की तीसरी बड़ी पहल बेहद दिलचस्प है। दरअसल इंडिया गेट के सामने बनी भव्य छतरी के नीचे ब्रिटिश राजा किंग जॉर्ज पंचम की एक विशाल प्रतिमा स्थापित थी, जिसे 1960 के दशक में ही हटाकर दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में स्थानांतरित कर दिया गया था। जबकि दशकों तक खाली रही इस ऐतिहासिक छतरी के नीचे अब भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची ग्रेनाइट प्रतिमा स्थापित कर दी गई है। इसके साथ ही इंडिया गेट के नीचे 1971 से जल रही अमर जवान ज्योति को वहां से हटाकर पास ही बने नेशनल वॉर मेमोरियल की मुख्य लौ के साथ मिला दिया गया है। हालांकि ये सीधे तौर पर औपनिवेशिक प्रतीक तो नहीं था, लेकिन इसके पीछे तर्क ये रहा कि इंडिया गेट अंग्रेजों की तरफ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शहीदों के लिए बनाया गया स्मारक था, जबकि नेशनल वॉर मेमोरियल स्वतंत्र भारत के सभी वीर शहीदों को समर्पित एक केंद्रीकृत स्थल है। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन के रास्ते को पहले किंग्सवे कहा जाता था। जब हम आजाद हुए तो इसका नाम बदलकर राजपथ कर दिया गया। बहुत बार यहाँ पे सलामी दी गई। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस के तमाम जो यहाँ पे एक तरीके से कहो कि खुशियां हैं उसको मनाई गई। लेकिन धीरे धीरे जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उन्हें ये लगा कि शायद राजपथ जो है वो सत्ता की गुलामी का प्रतीक है और इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया जाना चाहिए। और सेंट्रल विस्ता के साथ साथ प्रधानमंत्री ने इस पूरे रास्ते का नाम राजपथ से बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया। और कर्तव्य पथ इसलिए कर दिया ताकि लोगों को इस बात का बोध हो कि कर्तव्य के पथ पे चलकर भारत को विकसित किया जा सकता है और भारत विकसित हो, यही हर भारतीय का सपना है। देखिए, मोदी जी का विजन का कोई मुकाबला नहीं है। अगर उन्होंने ये तय किया कि नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, जो कि अंग्रेजों के समय का बना हुआ है और वहां पर बहुत परिवर्तन की आवश्यकता थी, उसके स्थान पर उन्होंने एक तरफ जो राजपथ था उसको कर्तव्य पथ कर दिया, उसका सौंदर्यीकरण हुआ है, वो सबको दिल्ली में देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ वर्किंग कल्चर को बेहतर करने के लिए और जो पुराने जर्जर बने हुए अंग्रेजों के टाइम के भवन थे जिसमें हमारे मंत्रालय चला करते थे, अब उनके जगह पर कर्तव्य भवन बनने शुरू हो गए हैं। 3 कर्तव्य भवन बन के तैयार हैं, ऐसे ही और भी अभी बन रहे हैं, जल्दी ही वो भी बन जाएंगे। भारत आजाद हुआ, देश में नई सरकार बनी, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी की निशानी काफी दिनों तक भारत में लोगों को इस बात की याद दिलाती रही कि आप कभी गुलाम थे, साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक। लेकिन प्रधानमंत्री की नई सोच, जिसमें उन्होंने ये तय किया कि प्रधानमंत्री का अपना कार्यालय होना चाहिए, और फिर बना ये सेवा तीर्थ, जिसमें लिखा हुआ है नागरिक देवो भव। अब प्रधानमंत्री यहां से काम करते हैं और उन्होंने कहा कि नागरिक हमारे लिए देवता है। अंग्रेजों के लिए गुलामी उनकी प्राथमिकता थी और हमारे देश के जो हुक्मरान है प्रधानमंत्री के लिए नागरिक देवता है। यही फर्क आया है कि 12 साल में नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को बताया कि अगर इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो कुछ भी किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2026 को औपचारिक रूप से सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 का उद्घाटन किया था। उसी दिन प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने अपना संचालन साउथ ब्लॉक से सेवा तीर्थ में स्थानांतरित कर लिया। उसी दिन नरेंद्र मोदी ने प्रधान सेवक के तौर पर
फाइलों पर हस्ताक्षर कर नए सेवा तीर्थ में काम इसका चुनाव भी इसलिए किया गया कि इमारतें अन्य इमारतों से ऊपर रहे, कोई उनकी बराबरी ना कर सके। अब संयोग से सेवा तीर्थ का ये पूरा परिसर किसी पहाड़ी पर न होकर जमीन से ज्यादा जुड़ा है। साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसी इमारतें जहां ब्रिटिश हुकूमत की सोच को लागू करने के लिए बनी थी, वहीं आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन जैसे नए परिसर भारत की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बने हैं। ओपन फ्लोर मॉडल पर बनाया गया सेवा तीर्थ पहले की तरह बंद कमरों और ऊंची दीवारों वाला ढांचा नहीं है, बल्कि यहाँ एक छत के नीचे कई कार्यालय और मंत्रालय चल रहे हैं। इस बदलाव के बीच निश्चित तौर पर पुराने भवन में बिताए गए वर्षों की स्मृतियां हमारे साथ रहेगी। अलग अलग समय की चुनौतियों से जूझते हुए वहां से कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। वहां से देश को नई दिशा मिली, सुधार की अनेक पहलें हुई। वो परिसर, वो इमारत भारत के इतिहास का अमर हिस्सा है। इसलिए हमने उस भवन को देश के लिए समर्पित म्यूजियम बनाने का फैसला किया है। काम करने का तरीका और कल्चर भी बदल रहा है और लेटेस्ट टेक्निक से कम जगह में अधिक स्पेस का उपयोग करते हुए जो मंत्रीगण हैं या सचिव हैं, उनके हमारे अधिकारीगण हैं, उनको भी एक बेहतर एटमॉस्फेयर में काम करने का मौका मिल रहा है। सौंदर्यकरण के साथ साथ वर्क कल्चर भी बदल रहे हैं। स्वयं प्रधानमंत्री कार्यालय भी अब विजय चौक पर आ गया है, जिसका नाम भी उन्होंने सेवा तीर्थ रख दिया है। तो ये देश में जो मूलचूल परिवर्तन मोदी जी के कारण से हुए हैं, न केवल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, कर्तव्य पथ, कर्तव्य भवन, बल्कि आम आदमी की जिंदगी में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट के अहम हिस्सा है सांसद आवास, जो कि फ्लैट्स के रूप में बनाए गए हैं। आप सामने देख सकते हैं हमारे, ये अत्याधुनिक सांसद आवास हैं, जिसके तहत सांसदों को पुराने बंगलों की जगह नई मल्टी स्टोरीज 350 से अधिक फ्लैट्स बनाए गए हैं, ताकि सांसदों की आवासीय कमी दूर हो और उन्हें वक्त के मुताबिक अत्याधुनिक रेजिडेंशियल और ऑफिशियल स्पेस मिल सके। नए फ्लैट्स में सांसदों की कामकाजी जिंदगी को काफी आसान बनाया है। यहाँ पर रहकर सांसद अत्याधुनिक भी होंगे, साथ ही अपने काम में तेजी भी लाएंगे। हालांकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। नया संसद भवन और कर्तव्य पथ, उपराष्ट्रपति एनक्लेव, सेवा तीर्थ, ये सब तैयार हो चुके हैं। तो अभी कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट CCS के 10 कर्तव्य भवनों में से 3 पूरे हो चुके हैं। बाकी बचे सचिवालय भवनों का काम अप्रैल 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है। तो साउथ और नॉर्थ ब्लॉक की इन ऐतिहासिक इमारतों को युगे युगीन भारत नाम से राष्ट्रीय संग्रहालय में बदला जा रहा है।
जबकि उद्योग भवन और निर्माण भवन जैसे पुराने जर्जर भवनों को ध्वस्त कर उनकी जगह नया निर्माण किया जा रहा है। गुलामी की एक और निशानी नॉर्थ ब्लॉक, जिसमें गृह मंत्री और तमाम लोग बैठते थे, और उसके बाद इसका नाम बदल कर अब प्रधानमंत्री युगे युगे म्यूजियम कर दिया गया। और दाहिनी तरफ देखते हैं, यह है साउथ ब्लॉक, जहां पर प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और सेना के तमाम अधिकारी बैठते थे। अब ये भी प्रधानमंत्री युगे युगे म्यूजियम का हिस्सा है। हालांकि सेंट्रल विस्टा की योजनाओं को लेकर खूब सियासी विरोध भी हुआ। नामकरण और प्राथमिकताओं को लेकर सरकार कहती रही है कि इससे बेहतर गवर्नेंस में मदद मिलेगी, जबकि विपक्ष का कहना है कि सिर्फ नाम बदलने से गवर्नेंस कैसे बदलेगी। विरासत और इतिहास को लेकर सरकार जहां इसे गुलामी की मानसिकता से मुक्ति बताती है, वहीं विपक्ष इसे औपनिवेशिक इतिहास मिटाने के नाम पर ऐतिहासिक प्रतीकों को बदलने की कोशिश बता रहा है। आर्थिक सवाल के मुद्दे पर सरकार जहां इसे आधुनिकताओं को पूरा करने वाला किफायती मॉडल बताती है, तो विपक्ष इस पर हुए खर्च और दूसरी समस्याओं की तुलना में इसकी उपयोगिता पर सवाल उठाता रहा है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन ये समझा जाना चाहिए कि सेंट्रल विस्टा का भविष्य सिर्फ इमारतों का नहीं है, बल्कि भारत की सोच और पहचान का भी है। इन सब के बीच दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, संस्कृति और शासन मॉडल में जो व्यापक बदलाव किए गए हैं, वो भारत की एक मजबूत, आत्मनिर्भर और आधुनिक महाशक्ति की नई छवि को प्रोजेक्ट करते हैं। अप्रैल 2028 तक जब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, तब दिल्ली का चेहरा पूरी तरह बदल जाएगा और ये बदलाव आने वाली पीढ़ियों को भारत की नई पहचान देगा। सेवा तीर्थ की नई व्यवस्था से जहां प्रशासनिक कामों में तेजी और दक्षता बढ़ेगी, तो बेहतर कोऑर्डिनेशन और नागरिक केंद्रित शासन को मजबूती मिलेगी। खास तौर पर औपनिवेशिक प्रतीकों से आगे बढ़ते हुए कर्तव्य पथ और लोक कल्याण मार्ग जैसे परिवर्तन नए भारत की सोच को आगे बढ़ाते नजर आते हैं। बस तय यही करना होगा कि ये बदलाव मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल में राजधानी नई दिल्ली के बदलाव को सिर्फ इमारतों का बदलाव नहीं कहेंगे, बल्कि भारत की पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी, भारत की नई सोच और उसके बढ़ते आत्मविश्वास का जबरदस्त प्रतीक भी है। जहां पहले ये क्षेत्र औपनिवेशिक विरासत का बोझ ढो रहा था, अब नई दिल्ली भारत की आधुनिक सोच और लोकतांत्रिक ताकतों का नया प्रतीक बन चुका है, जिसमें देश की नई बुलंदियों की आधारशिलाओं को मजबूत किया है।